हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने लूसेंट बुक को पढ़ने के लिए 90 दिनों का चैलेंज लिया है। 90 दिनों के तहत 90 दिनों के चैलेंज के तहत आज यह चौथा दिन है, जिसके तहत हम आज सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन एक पद्धति होती है, ठीक है ना, जो जो कुछ चीज़ों पत्थरों के सैंपल लेकर इनका परीक्षण करती है और बताती है कि यह कब कितने पुराने और कितने नए हैं, ठीक है ना। उसी पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसे आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, ठीक है। सर जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता या सिंधु नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें बड़े बड़े नगर थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे नगर प्राप्त हुए हैं ना, बहुत सारे नगर मिले हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। 6 नगरों में कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा तथा कालीबंगन है। धोलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पहला स्थान है ना। धोलावीरा भारत में पहला स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसे 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए? गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, जो कि अभी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, जो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। जबकि भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है ना, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? 1963 में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुरकोतड़ा में सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई 7.01 मीटर है तथा गहराई कितनी है? 2.43 मीटर और लंबाई 11.88 मीटर है। अग्निकुंड या यज्ञवेदी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड या यज्ञवेदी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जो कि पशुपतिनाथ देवता है ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील यानी पत्थर या कुछ हो सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर 3 मुख वाले देवता
की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ देवता कहा गया है, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। जो अपन ने फिल्म मोहनजोदड़ो फिल्म में अपन ने देखा है ना, कि एक सिंग वाले वो जानवर दिखाया गया था, बस उसी की बात कर रहे हैं कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में, मोहनजोदड़ो से प्राप्त आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है ना। हड़प्पा से क्या दिखाया गया है कि हड़प्पा में एक आयताकार मोहर मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदुड़ों में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक लिपि में अक्षर नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि इसमें अक्षर नहीं होते हैं। इसमें पशु पक्षियों के चित्र होते हैं, कुछ भी ऐसी आकृतियां बनी होती है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं चंदुड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? बहु चित्रात्मक लिपि है ना। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है। और अपन कौन सी लिपि लिखते हैं अभी? दाईं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। और सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यदि अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है ना। यदि अपन किसी चीज को लिखते हैं, ठीक है, और पहली पंक्ति अगर एक ही पंक्ति है, ठीक है ना, उसे तो अपन दाईं से बाईं ओर लिखेंगे। लेकिन अगर अधिक पंक्तियां हैं तो दाईं से बाईं ओर लिखेंगे और स्टार्ट भी वहीं से बाईं से दाईं ओर कर देंगे। ठीक है ना। जैसे गोल गोल चक्कर घुमा देंगे। पहले दाएं से बाएं तक लिखेंगे, फिर वहीं से बाईं ओर से मुड़ जाएगी और दाईं तरफ आएगी, फिर दाईं तरफ आएगी और फिर बाईं तरफ जाएगी। ऐसी लिपि थी उनकी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति कैसी होती है? ग्रिड पद्धति ऐसी होती है जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है ना। जिसमें यहाँ पे घर होंगे, 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 यहाँ पे घर होंगे। यह है ग्रिड पद्धति, जिसमें यह ग्रिड पद्धति जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है ना। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर, है ना। जैसे अपने यहाँ पे अभी अपने दरवाजे खिड़कियां सड़क की तरफ खुलते हैं, उसी प्रकार वहाँ की खिड़कियां और दरवाजे सड़क की तरफ न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल को छोड़कर सभी शहरों के घरों की खिड़कियां और दरवाजे पिछवाड़े की तरफ खुलते थे तथा लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थे। मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे सिंधुवासी। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि वहां धान की खेती होगी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए।
घरों के अस्थिपंजर सुरकोतड़ा लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए। घोड़े के अस्थिपंजर, ठीक है ना, घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोतड़ा लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है ना, तोल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए सिंधु निवासी 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के समकालीन ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि मध्य एशिया में थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेहुला शब्द है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहाँ के वर्णित अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में है ना, सिंधु सभ्यता में शासक किसके हाथों में था? शायद वर्णिक वर्ग मतलब व्यापारी के हाथों में था। उस समय राजा वगैरह का इनका कोई प्रचलन नहीं था शायद, तो वहाँ शासन का कार्य वर्णिक वर्ग करते थे संभवतः, है ना, मतलब निश्चित नहीं है कि वर्णिक वर्ग ही करते थे, लेकिन वो पायदान में ऊपर थे इसलिए वर्णिक वर्ग के ही हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर और एक समान आकृति और समान आकार के नगर थे, है ना, इसलिए उन्होंने इस साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है ना, कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। ये चीजें याद रखना कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देव की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अपन देखते हैं ना, अभी भी है कुबड़ वाला सांड, है ना। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृभूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, है ना, मृण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृत्व समाज था, ठीक है ना। मृण मूर्तियां स्त्री मृण मूर्तियां, है ना, स्त्री की मृण मूर्तियां जिसे जो कि मिट्टी की बनी होती थी। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, ये मनोरंजन के लिए वे करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए, काले रंग से डिजाइन करते थे। मिट्टी का बर्तन तो लाल कलर के मिट्टी से बनता है ना, लाल कलर की मिट्टी होती थी, उससे बर्तन बनाते थे और उसके ऊपर काले कलर का डिजाइन कर देते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से अपरिचित थे, ठीक है ना, मतलब परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से अपरिचित थे। इससे अपन यह अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ युद्ध वगैरह ये स्थिति ज़्यादा नहीं बनती थी, वे सिर्फ व्यापार इत्यादि में ज़्यादा ध्यान देते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु, है ना, निचला शहर क्या, सिंधु सभ्यता में क्या, निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे और ऊपर के शहर में व्यापारी वर्ग और बड़े लोग रहते थे। जैसे कि अपन देखते हैं ना, जैसे मान ले कि ये ऊपरी शहर है सिंधु घाटी का और ये निचला शहर है, ठीक है ना। ये ऊपरी शहर एक प्राचीर से घिरा होता था, एक बहुत बड़ी प्राचीर से घिरा हुआ होता था, और ये निचला शहर सामान्य होता था जो कि प्राचीर से नहीं घिरा हुआ था। और
इस शहर में, है ना, दो शहर साथ में ही रहते थे, एक ही शहर था, पर जो ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था वह एक दीवार से घिरा रहता था और निचला स्थान दीवार से नहीं घिरा होता था, और यहाँ सामान्य लोग निवास करते थे और यहाँ बड़े उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, जो कि एक प्राचीर या दीवार से घिरा होता था, और यह दीवार से नहीं घिरा होता था। यहाँ पे शायद वाणिक वर्ग जैसे शासक वर्ग और यहाँ पे सामान्य वर्ग निवासित करते थे। और सिंधु सभ्यता में सभी सभी शहर इसी ढांचे, इसी आकृति से बनाए गए थे, मतलब इसी विशेषता से परिपूर्ण थे, है ना। सभी शहरों में जो ऊंचे स्थान थे जहाँ पर वणिक वर्ग रहते थे, वहाँ तो प्राचीर और दीवार से उन्हें क्या करते हैं कि आसपास दीवार बना देते थे, लेकिन जो निचला शहर रहता था वो बिना दीवार के रहता था। लेकिन कालीबंगन एकमात्र ऐसा शहर था, है ना, कालीबंगन एकमात्र ऐसा शहर था जिसका ऊपरी हिस्सा भी दीवार से आइट साइड में दीवार बनी थी, और निचले शहर के आइट साइड में भी दीवार बनी थी। अर्थात वहाँ के जो उच्च वर्ग था उनके शहर के लिए भी दीवार से घिरा था वह शहर, और जो सामान्य लोग रहते थे उनका शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन से खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, उस समय भी पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। उस समय शवों को गाड़ा भी जाता था और जलाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। क्या थी कि हड़प्पा में तो शवों को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती है। ठीक है ना, युग्म समाधि मतलब पति पत्नी जोड़ों में मिलती है, पति पत्नी को जोड़ों में दफनाई गई थी। लोथल एवं कालीबंगा में, है ना, लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती है। सिंधु सभ्यता का विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। कि सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था? बाढ़ के कारण हुआ था, यह सबसे प्रभावी कारण है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरकोटा कहा जाता है। उस समय की आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेरकोटा कहा जाता था। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पर स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है देखते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान में था, ठीक है ना, जो कि मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है, जो कि रावी नदी के तट पर ही थे, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है, जो कि लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। तीसरा स्थल है पाकिस्तान में चंदजोड़ो, जो कि सिंध प्रांत में स्थित है, जिसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। चौथा स्थल है कोट दिजी, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। उसके पश्चात अपने भारत के पंजाब वाले क्षेत्र में कौन सा स्थल था मोहनजोदड़ो का? रोपड़ नामक स्थल था, जो कि सतलज नदी के किनारे थे, और जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। हरियाणा वाले इलाके में बनावली नामक स्थान था, जो कि हिसार जिले में स्थित था, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और जो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान वाले इलाके में कालीबंगा है। ठीक है ना, राजस्थान वाले इलाके में कौन सा स्थल है? कालीबंगा है, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। बी लाल एवं वीके छापर ने इसकी खोज की थी। गुजरात वाले क्षेत्र में कौन से स्थल स्थित है? धोलावीरा कच्छ वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसकी खोज रविंद्रनाथ बिष्ट ने की थी। लोथल नामक स्थल है, जो कि अहमदाबाद में भगवा नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। रंगपुर नामक स्थान है, जो कि काठियावाड़ में स्थित है, जो कि मादर नदी तट पर स्थित है, और इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने की थी। अगला क्षेत्र है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिला में स्थित है, यूपी में, है ना, जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। नीचे है सूतकांगेडोर, पाकिस्तान में स्थित है, जो कि दासका नदी के किनारे स्थित है, और सोतकाह दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का अध्याय भी समाप्त होता है। इस तरह हमने अभी तक 3 अध्यायों को समाप्त कर लिया है। ठीक है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को समाप्त कर लिया है, इतिहास के विभाजन को समाप्त कर लिया है, और तीसरा टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, इसे भी समाप्त कर लिया है। ठीक है ना, 4 दिनों में हमने 3 चैप्टर उनको समाप्त कर लिया है। धन्यवाद साथियों, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।